Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about Post-Independence Higher Education Commission. That means after independence क्या क्या higher education commissions थे उनको discuss करेंगे, which is an important topic for paper 1 unit 10 higher education and also important topic for paper 2 education unit 2 का important topic है ये और साथ साथ ही paper 1 का भी important topic है. ठीक है, so let's discuss पोस्ट इंडिपेंडेंस हायर एजुकेशन कमीशंस. बहुत ही इजी वे में एक स्टोरी के फॉर्म में डिस्कस करेंगे हम. प्री इंडिपेंडेंस के जो आपके कमीशंस हैं उसका ऑलरेडी मैं एक क्लास ले चुकी हूँ, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं तो आप वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं. आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की. ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंस भी बहुत डिटेल में मैंने बताया है ताकि आप कनेक्ट हो पाए, चीज़ों को कनेक्ट कर पाए. अब पोस्ट इंडिपेंडेंस हम करेंगे और उसमें भी हमने ध्यान रखना है कि स्टोरी फॉर्म में करें ताकि आप चीज़ों को समझ पाए. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी की. जब इंडिपेंडेंस मिली हमें 1947 में, उसके जस्ट एक साल बाद 1948 में बनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी. ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी. इस एजुकेशन कमेटी में कुछ खास काम तो नहीं किया गया, लेकिन एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज करने का काम और यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश करने का काम इसमें स्टार्ट किया गया. So the first committee for the most important education in independent India में जो first committee थी, that is University Education Committee. It's aimed to establish universities that provide knowledge and wisdom for overall development of the students. ये ऐसी इसका एम था कि यूनिवर्सिटीज बनाई जाएं ताकि हम स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट कर पाएं. ठीक है, तो ये आपकी थी 1948 में बनी, एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, यूनिवर्सिटीज को इस्टेब्लिश करने के लिए, रीजनल एजुकेशन पर जोर देने के लिए, फॉर रीजनल एजुकेशन एंड फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. ठीक है, 1948 में राधा कृष्ण कमेटी भी कहेंगे इसे, जिसमें राधा कृष्ण जी की चेयरमैनशिप में थी ये कमेटी. देन वी हैव मुदालिया एजुकेशन कमीशन 1952 to 53. मुदालिया कमीशन जो सेकेंडरी एजुकेशन, आपको ध्यान रखना है, हमें बहुत सारी कमेटीज और कमीशन हम करेंगे तो हम कैसे उन्हें याद रखेंगे, तो आपने की एलिमेंट्स को कंसिडर करना है कि क्या क्या की एलिमेंट्स थे. तो मुदालिया एजुकेशन कमीशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालिया. ठीक है, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालिया हु इज द वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी. मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे. Suggested major for its rearrangement or reorganization for the improvement with the secondary education. ताकि secondary education मेन फोकस था और secondary education को कैसे प्रमोट किया जाए और क्या क्या चेंजेस इसमें लाने हैं, कैसे वोकेशनल एजुकेशन को इंक्लूड करना है, ये सारे की एलिमेंट्स को ध्यान में रखा गया और सेकेंडरी एजुकेशन को कैसे कनेक्ट करना है अपने हायर एजुकेशन के साथ. सो दैट्स दैट अ सेस, आपने सेस याद रखना है, विच इज टैक्स ऑन टैक्स. तो सेस लगाया गया विच इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल एजुकेशन सेस, to be lived for the amount collected to be utilized for technical and vocational education. इसमें जो आपका अमाउंट मिलेगा इस से उसको यूटिलाइज करने का काम था कि टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पर लगाकर उस सेस अमाउंट को यूज कर पाए. ठीक है, तो ये था मुदालिया एजुकेशन कमीशन. जो मुदालिया जो है वो ए लक्ष्मण स्वामी मुदालिया वो द वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी, और सेकेंडरी एजुकेशन पर ध्यान दिया गया कि कैसे सेकेंडरी एजुकेशन को आपने कनेक्ट करना है हायर एजुकेशन के साथ. और सेस आपने ध्यान रखना है, ये पेपर 1 का क्वेश्चन बन चुका है पहले भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है. देन वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन एजुकेशन कमीशन, ऑल्सो नोन एज कोठारी कमीशन. देखो 1948 से स्टार्ट किया था, 52 तक आए, फिर आ गए 64 से 66 के बीच में. इट फर्स्ट फॉर्म्ड 14 जुलाई 1964 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी. दौलत सिंह कोठारी के चेयरमैनशिप में बना, इसलिए कोठारी कमीशन भी कहा जाता है इसे. इसमें कुछ की एलिमेंट्स आपने ध्यान रखने हैं कि अडल्ट एजुकेशन पे जोर दिया गया. कैसी एजुकेशन? अडल्ट एजुकेशन. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है. और 10+2+3 इस कंसेप्ट को लाया गया. साथ साथ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला. ये कुछ की एलिमेंट्स है जो आपको कंसिडर करने हैं कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किसके अंडर था कोठारी कमीशन में. रीजनल लैंग्वेज टू बी मेड लैंग्वेज ऑफ द रीजन, रीजनल लैंग्वेज पे जोर दिया गया. फिर एक लिंक लैंग्वेज बनाई गई, वेदर इट शुड बी इंग्लिश और वेदर इट शुड बी हिंदी की एक लिंक लैंग्वेज होना चाहिए. 2 स्टेट्स कैसे कम्युनिकेट करेंगे आपस में. और सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर द आर्टिकल 45 विच इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, उसकी बात की गई कि आर्टिकल 45 विच इज रिलेटेड टू कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन, तो उसकी बात की गई थी कि हमें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन पे ध्यान देना है और इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थे आपके उनको फॉलो करना है. रीजनल लैंग्वेज को कंसिडर करना है, इंग्लिश
को आपने लिंक लैंग्वेज की तरह कंसिडर करना है कि दो स्टेट हैं आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, अगर मान लीजिए बैंगलोर और मध्य प्रदेश दो ऐसे स्टेट हैं जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो क्या लिंक लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो वेदर शुड बी इंग्लिश, वेदर शुड बी हिंदी। इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का जो आपकी साउथ साइड है उस पर काफ़ी अपोज भी किया गया क्योंकि हिंदी को इंक्लूड कर दिया गया था इसमें, तो वो एक अलग मैटर है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किसमें था आपका, इंडियन एजुकेशन कमीशन में, ठीक है। 10+2+3 कंसेप्ट को लेकर आए। ये 10+2+3 आपका, जिसमें आपकी इनिशियल स्टेज पर प्राइमरी और लोअर प्राइमरी, फिर आपकी सेकेंडरी, देन हायर सेकेंडरी, उस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। और +3 की जो स्टेज होगी जिसमें आपकी वोकेशनल एजुकेशन जरूरी होनी चाहिए ताकि आप अपनी आगे कुछ भी प्रोफेशन है या जॉब है वो इजीली कर पाए, तो वोकेशनल एजुकेशन 10+2+3 का कंसिडर किया गया इसे। तो क्या क्या था इसमें, 14 जुलाई 1964 में दौलत सिंह कोठारी के चेयरमैनशिप में ये बनी थी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपने ध्यान रखने हैं कि आर्टिकल 45 विच इज आपका फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। देन वी हैव 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, रीजनल लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज एंड हिंदी और इंग्लिश, एनी लैंग्वेज। देन वी हैव 10+2+3, इस सिस्टम को कंसिडर किया गया। ये क्वेश्चन बहुत आता है इसमें, ठीक है, किस कमेटी की रिकमेंडेशन में 10+2+3 आपका आया था। उसके बाद आती है हमारी नेशनल पॉलिसीज 1968। जो भी आपकी नेशनल पॉलिसीज है कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन को फॉलो कर ही गई थी। उसके अलावा कंपल्सरी एजुकेशन विच इज 6 to 14 ईयर्स, रिकमेंडेशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज, इस पर ध्यान दिया गया। इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इंग्लिश है, आप दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो हमें इंग्लिश टीच करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज को समझाना है, तो इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्लियर। नेशनल पॉलिसी फिर आई 68 के बाद 86, जो इसी की रिकमेंडेशंस को फॉलो कर रही थी। साथ साथ इट हैड प्रोविजन ऑफ फेलोशिप फॉर द पुअर, पुअर के लिए अलग से फेलोशिप थी। इग्नू वेरी इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1986 में स्टैब्लिश हुई। और आपकी टेक्नोलॉजी को अब को इन्हांस करने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, हम आज पेपर 1 में आईसीटी पढ़ते हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी से भी फैमिलियर होना है, तो उस कंसेप्ट को भी स्टार्ट किया गया था। फिर आया प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, तो 68 में आई, देन 86 में आई, इसका उल्टा कर सकते हैं आप, 92 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन। और नेशनल पॉलिसी 2020 है, तो 2019 में कस्तूरी रंगन जी की रिकमेंडेशन में जो ड्राफ्ट आया था उसको बाद में नेशनल पॉलिसी 2020 का जो बनाया, तो वो उसकी फुल एक वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 अवेलेबल है चैनल पे, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस नेशनल पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं 86 में, 68 में, 86 में। देन वी हैव 1992 जो आचार्य राममूर्ति की रिकमेंडेशन में बनी थी। इसके की एलिमेंट्स क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE, इसको स्टैब्लिश किया गया। और नेशनल इंटीग्रेशन की बात की गई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से 1948 में। देन वी हैव मुदालिया एजुकेशन कमीशन विच फोकस ऑन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, secondary education. Then we have Indian Education Commission, also known as Kothari Commission. Then we have 3 language formula, 10+2+3 system, and directive policies, DPSP, which is directive principles of state policy, ठीक है। इन 3 चीजों का ध्यान रखना है, एज वेल एज अडल्ट एजुकेशन, क्लियर। देन आपकी 3 आपकी पॉलिसीज है, नेशनल पॉलिसी 1968, देन वी हैव 86, फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यशपाल कमेटी, जिसके एक इंडिविजुअल क्लास में लूंगी। यशपाल कमेटी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जो आपका यूनिट 2 में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर 1 में हायर एजुकेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर हम डिस्कस करेंगे आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसकी क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और साथ साथ एक ओवरव्यू मैं आपका प्रोवाइड करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो ये आपकी थी पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो स्टार्ट हुई थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी से। देन आया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, फोकस किया सेकेंडरी एजुकेशन पे। फिर आया आपका कोठारी कमीशन, जिसमें आपने कुछ की एलिमेंट्स को कंसिडर करना है कि आर्टिकल 45 की बात की उसने, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की। देन आपकी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की, 10+2+3 की बात की, और अडल्ट एजुकेशन की बात की। इसी की रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए 3 आपकी पॉलिसीज आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 1968 में, फिर 68 के बाद 86 में, और उसके बाद 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन। इन तीनों पॉलिसीज में और साथ साथ जो आपकी 2019 का जो ड्राफ्ट है, उन सब में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है 6% ऑफ द नेशनल इनकम टू बी स्पेंड ऑन एजुकेशन, कि एटलीस्ट 6% आपकी नेशनल इनकम स्पेंड होगी एजुकेशन पे। एट प्रेजेंट सिनेरियो है कि 2.7% स्पेंड हो रही है आपकी एजुकेशन पे, तो हम अभी काफ़ी पीछे हैं। लेकिन तीनों पॉलिसीज में एक चीज़ कॉमन थी कि 6% ऑफ द नेशनल इनकम टू बी स्पेंड ऑन एजुकेशन,
ठीक है। तो ये थी आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन। इसके बाद आता है यशपाल कमेटी, उसको एक अलग क्लास में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद आपका टॉपिक आएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, जो 2019 में ड्राफ्ट आया था, वो अलग टॉपिक है। और आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक खत्म हो जाता है वहीं पर। ठीक है, तो आई होप आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं। जो भी चैनल के साथ नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।